और मुझे होस्ट बना दीजिए ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं। ठीक है कुणाल, हम लोग वही से शुरू करेंगे जहां लास्ट डे खत्म किया था। यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस आपने लास्ट क्लास बताया था। ठीक, एक मिनट। मुझे लगता है यूजेस हमने खत्म कर लिया था कुणाल, अब मेथड्स हम लोग को पढ़ना यस है, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा फॉर जॉब एनालिसिस। ठीक है, हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं कि कौन कौन सा मेथड है, किस किस मेथड से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं जॉब्स के रिगार्डिंग, सो दैट वी कैन गो फॉर जॉब एनालिसिस और हम जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन किसी जॉब के लिए बना सके। तो सबसे पहला जॉब परफॉर्मेंस। जॉब परफॉर्मेंस क्या होता है? जॉब एनालिस्ट एक्चुअली परफॉर्म्स द जॉब इन क्वेश्चन। ठीक है ना, मतलब क्या, इसका मतलब क्या हो गया कि इस मेथड में क्या होते हैं, जो जॉब एनालिस्ट होते हैं जिनको जॉब एनालिसिस करना होता है, वो क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं। रिसीव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, ठीक है ना, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस को परफॉर्म करते हैं, उन कामों को जो काम करना होता है उसको परफॉर्म कर करके देखते हैं। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मतलब खुद से उसको एक्सपीरियंस करना, खुद से करके उसको एक्सपीरियंस करना, क्या क्या फिजिकल हैजार्ड्स है, क्या सोशल डिमांड्स हैं, किस तरीके का मेंटल या इमोशनल प्रेशर हो सकता है उस काम में, उस काम को करते समय। ये सारे चीज वो कैसे करते हैं, जॉब को परफॉर्म करके जब समझते हैं तो उसको हम जॉब परफॉर्मेंस मेथड बोलते हैं। कोई भी एनालिस्ट उस काम में खुद से प्रैक्टिकली डूब करके, इन्वॉल्व होकर के, काम को करके, वहां के जो भी हजार्ड्स है, फिजिकल आपको क्या क्या उसमें नुकसान हो सकता है, क्या क्या चीजें आपको बच के रहना। जैसे देखो अभी के टाइम में डॉक्टर का काम है, तो कितना ज्यादा मेंटल एंड इमोशनल तुम्हें लगता होगा कि उनको प्रेशर रहता होगा एवरी डे। जहां से हम बचना चाहते हैं उनको रोज वहां जाना है, रोज हॉस्पिटल जाना है, यस कोविड पेशेंट्स को और नॉर्मल पेशेंट्स जो दूसरे बीमारी के हैं उनको चेक करना है। उनका अपना हेल्थ इश्यूज होगा, अब वो रिस्क है उनके सामने, मेंटल रिस्क है, एक इमोशनल रिस्क है कि इतना ज्यादा लोगों को वो रोज मरते या इतने ज्यादा लोगों को रोज जूझते हुए देख रहे हैं हर तरीके के प्रॉब्लम को, तो एक इमोशनल टर्मोइल से होकर के गुजरते हैं। तो ये सारे क्या है, ये सारे जॉब का हिस्सा है। जॉब एनालिसिस में क्या आप इतने स्ट्रांग है, मेडिकल के स्टूडेंट्स को स्ट्रांग होना पड़ता है क्योंकि उनको हर जगह ब्लड देखना है, सो मेनी थिंग्स उनको सफर करना पड़ता है। तो उस वो सब चीजें उनके लिए बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर अगर क्रिएट करेगी तो एक डॉक्टर नहीं सरवाइव कर पाएगा अपने पेशे में, है ना। यस मैम। तो ये सब चीज कैसे पता चलेगा, तो करके पता चलेगा। तो यहाँ पे पहला मेथड जो है डेटा कलेक्ट करने का, वो जॉब परफॉर्मेंस का मेथड होता है। हाँ, इट इज नॉट सुटेबल फॉर जॉब दैट आर वेरी हेजार्डियस, जैसे कि पायलट। अब पायलट के जॉब के लिए अगर आप खुद से चले जाइएगा उड़ाने के लिए और फील करिएगा कि देखिए यहाँ पे कितना डेंजर है या क्या एक्सपीरियंस है, तो ये नहीं सुटेबल है। फायर फाइटर जो आग बुझाने के लिए, उसके लिए ट्रेनिंग जरूरी है। ठीक है ना, पहले ट्रेनिंग होगा तब काम करेंगे। देखिए जॉब का भी, डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट का भी एग्जाम्पल है कि जो जॉब एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, जहाँ पे एक्सटेंसिव ट्रेनिंग की जरूरत होती है, जैसे डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, वो लोग भी जॉब परफॉर्म करके नहीं देख सकते। लेकिन बहुत सारे जॉब्स ऐसे होते हैं जहाँ पे मैनेजरियल लेवल पे है या फिर असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे है या स्टोर इंचार्ज है या स्टोर मैनेजर है, उनका क्या, किस तरीके का उनका फिजिकल हजार्ड है। कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, जो ट्रेनिंग के बाद जो ट्रेंड है और वो देखना चाहता है कि इस पर कहाँ क्या क्या चीजें हैं जिसको अगर हम सही तरह, जैसे कि गम बूट पहने या फिर रबर बूट पहने, ग्लव्स पहने, तो हम सेफ्टी हम इंश्योर कर सकते हैं एटलीस्ट। तो ये सब जॉब परफॉर्म करके फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, या तो आप देखिए कॉन्टेक्चुअल, कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स का मतलब होता है रिलेटेड फैक्टर्स पे। ठीक है ना, जो जॉब है उससे रिलेटेड काम को या तो आप ऑब्जर्व इजिली करके देखिए और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लीजिए कि ये काम में क्या क्या हैजार्ड है, क्या क्या इसमें प्रेशर हो सकता है, किस तरीके से इसको हम किस टाइप का हमको इसके लिए लोग चाहिए होगा जो इस चीज को हैंडल कर पाएगा या सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सनल ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे क्या करता है, जो एनालिस्ट होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं वर्कर्स को, ठीक है ना,
वो वर्क को और वर्कर्स को ऑब्जर्व करते। पहले वाले में क्या था, परफॉर्म करके देखते थे, ठीक है, Yes. फील करते थे कि किस तरीके का यहाँ पर है। पर्सनल ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, वहां पर आप ऑब्जर्व करके देखते हैं वर्कर्स को कि ये कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। द टास्क परफॉर्म, द पेस एट विच एक्टिविटीज आर डन, द वर्किंग कंडीशंस एक्सेट्रा आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द कंप्लीट वर्क साइकिल। यानी किस तरीके से आप काम करते हैं, उसके बाद क्या वहां पे एक्टिविटीज होता है, एक्टिविटीज के बीच में क्या गैप है या क्या अंतराल है, उस किस स्पीड से उस काम को किया जा सकता है, क्या वहां पे वर्किंग कंडीशन है, इन सब चीजों को ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन में कुछ प्रिकॉशंस लेने जरूरी होते हैं, ठीक है। ये कौन कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। फर्स्ट पॉइंट है, द एनालिस्ट मस्ट ऑब्जर्व एवरेज वर्कर्स ड्यूरिंग एवरेज कंडीशन। यानी कि आप किसी एक आदमी को काम करते हुए देख करके अपना ऑब्जर्वेशन और अपना कंक्लूजन नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। एवरेज वर्कर्स यानी कि 10 लोग अगर काम कर रहे हैं तो 10 लोगों का क्या रेट ऑफ स्पीड है काम करने का, है ना। अगर 10 में सपोज करो एक कोई बहुत फास्ट होगा तो तुम्हारा क्या कंक्लूजन होगा कि नहीं, इसको आधे घंटे में निपटाया जा सकता है इस काम को। ये क्या तुम्हारा एक वैलिड कंक्लूजन हो सकता है? नहीं। अगर 10 में हो सकता है कोई एक बहुत स्लो है, कोई एक बहुत फास्ट है, तो आपको वो एक स्लो या एक बहुत फास्ट को नहीं ध्यान देना है। किसको ध्यान देना है? जो एवरेज लोग है, मतलब 7, 8, 9, 5, 7, जो ज्यादातर लोग जिस स्पीड से काम करे वो एक उस काम का क्या हुआ, एवरेज स्पीड होगा। Yes, क्योंकि ma'am. एक एवरेज हेल्थ का, एक एवरेज विगर का आदमी को इतना टाइम लग सकता है इस काम को खत्म करने में। क्यों बहुत ज्यादा तेज या बहुत ज्यादा स्लो को हम देखें, हम एवरेज वर्कर्स को ऑब्जर्व करेंगे, तभी हम एक फिर तभी हम एक जेन्युइन कंक्लूजन को ड्रॉ कर पाएंगे। तो वर्किंग कंडीशन के लिए एवरेज कंडीशन होना चाहिए, और एवरेज वर्कर्स को यानी नॉर्मल एवरेज वर्कर्स को आप चेक करिए कि ज्यादातर लोग किस किस तरीके से काम करने में कंफर्टेबल है। दूसरा है, द एनालिस्ट शुड ऑब्जर्व विदाउट गेटिंग डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द जॉब। यानी कि आपको काम करना नहीं है, यू हैव टू ऑब्जर्व इट। आप बाहर कहीं दूर खड़े होके भी ऑब्जर्व करते रहिए, बस 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन महीना दिन, यू कीप ऑन ऑब्जर्विंग। आप उसका ऑब्जर्वेशन करिए, आप उसको ध्यान से देखिए, आप एक एक चीज को देखिए कि ये क्या कर रहा है। अच्छा वो ये कर रहा है तो ऐसा क्यों कर रहा होगा, ठीक है ना। आपको वो करना नहीं है, डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, यू हैव टू ऑब्जर्व पेशेंटली। थर्ड है, एनालिस्ट मस्ट मेक नोट ऑफ द स्पेसिफिक जॉब नीड्स एंड नॉट द बिहेवियर स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर वर्कर्स। यानी कि आपको किसी काम करने वाले का यानी वर्कर्स के किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को नहीं नोट करना है, क्योंकि आप बिहेवियर को यहाँ पे एनालाइज या इवेलुएट करने के लिए नहीं बैठे हैं, आप जॉब के रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करने के लिए बैठे हैं। इसीलिए एक एनालिस्ट को स्पेसिफिक होना चाहिए कि इस काम को करने में क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। एक अगर इलेक्ट्रिशियन है तो उसके पास कौन कौन से सामान होने चाहिए, कौन कौन से टूल्स होने चाहिए, किस चीज का उसको नॉलेज होना चाहिए, एसी डीसी का क्या है उसको पता होना चाहिए। तो जो रिक्वायरमेंट है उस काम को करने का, उस रिक्वायरमेंट का आप एनालिसिस करेंगे, ना कि काम करने वाले के बिहेवियर का, ठीक है। Yes, ma'am. नेक्स्ट है, द एनालिस्ट मस्ट मेक श्योर दैट ही ऑब्टेन्स ए प्रॉपर सैंपल फॉर जनरलाइजेशन। यानी कि एनालिस्ट को ये इंश्योर करना चाहिए कि वो, मैंने जैसे आपको पहले में ये बताया गया था कि एवरेज वर्कर्स को देखना है, किसी एक आदमी के स्पीड या किसी एक वर्किंग कंडीशन में नहीं, डिफरेंट वर्किंग कंडीशन में जो डिफरेंट वर्कर्स का आउटपुट है उसको आपको ऑब्जर्व करना है कि इसने कैसे काम किया होगा, ना कि आप किसी स्पेसिफिक कंडीशन में स्पेसिफिक आदमी के बारे में एनालाइज करें। क्योंकि जनरलाइजेशन मतलब क्या होता है, एक होता है जनरलाइजेशन और एक होता है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन मतलब होता है खास आदमी के लिए, खास प्रजाति के लिए, खास माहौल में, और जनरलाइजेशन मतलब जहाँ पे सब लोगों के लिए जनरल है ये, ठीक है ना। कोविड का ये दवाई है जो जनरलाइज है, सब लोग इसको यूज कर सकते हैं, समझ में आया। जनरलाइज है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। देखो अगर हमको कोई एक ऐसी बीमारी होती है जैसे कि बुखार आने पे हम पैरासीटामोल लेते हैं, ठीक है ना, तो स्पेसिफिक है ना, बुखार पे पैरासीटामोल लेंगे। बुखार आने पे क्या हम बेनाड्रिल लेंगे, या फिर बुखार आने पे क्या हम कोई दूसरी दवाई लेंगे जो इसके लिए, बीपी की दवाई लेंगे, किसी और चीज की दवाई लेंगे? नहीं, क्योंकि वो स्पेसिफिक है, वो सिर्फ उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये जनरल है, ठीक है ना। यानी जब आप किसी भी जॉब को स्टडी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके पास इतने सैंपल हैं, सैंपल यानी जिस पर हम
रिसर्च कर रहे हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसका हमको स्टडी करना है, वो प्रॉपर हमारे पास सैंपल है ताकि हम उसको जनरलाइज कर सके। जैसे कि आप अगर बैंकिंग सेक्टर का मान लो, तो किसी एक दो जॉब का एनालिसिस करना चाहते हो, तो तुम क्या करो, ब्रांच हेड का करो, जो कैशियर है उस हेड का करो, जो कस्टमर ट्रांजेक्शन में पर्सनल बैंकर्स हैं उनका आप एनालिसिस कर सकते हैं, जो मार्केटिंग में क्लाइंट्स को डील करते हैं उनका आप जनरलाइजेशन करते हैं। तो ऐसे क्या है, सिर्फ एक आदमी का जो एक आरएम है ना, आरएम मतलब रिलेशनशिप मैनेजर, तो सिर्फ एक रिलेशनशिप मैनेजर का आपको नहीं ऑब्जर्व करना है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है और वो जिस तरीके से काम कर रहा है उसी तरीके से सभी कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप 10 आरएम को लीजिए, आप 10 ब्रांच मैनेजर को लीजिए, आप 20 ब्रांच मैनेजर को लीजिए, अपना सैंपल साइज बड़ा रखिए ताकि आप जनरलाइज कर सके कि हमने 50 के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया, 50 ब्रांच मैनेजर को हमने ये ऑब्जर्व किया अलग अलग ब्रांचेज में जाके इस तरह के कंडीशन में, और इनके लिए ये चीजें बहुत जरूर, ये कॉमन चीजें हैं जो सारे ब्रांच मैनेजर को रिक्वायर है। समझ में आया? ये कुछ चीजें हैं जो कुछ लोग इसमें इसके बिना भी काम कर सकते हैं, और ये कुछ चीजें जिसमें उन सबको ये चीज जरूरी है, चाहिए ही चाहिए। समझ में आया? तो आप उसको क्या करेंगे, जनरलाइज कर सकेंगे। एंड जॉब एनालिसिस में जनरलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, बहुत स्पेसिफिक होकर हम करेंगे तो फिर वो किसी मतलब का नहीं हो पाएगा। इससे क्या होता है, इस मेथड से आप जॉब के ड्यूटीज के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। एंड इट इज अप्रोप्रिएट फॉर मैनुअल शॉर्ट पीरियड जॉब एक्टिविटीज। इसके लिए ये जो ऑब्जर्वेशन मेथड है वो कैसे जॉब के लिए अप्रोप्रिएट है, मैनुअल जो काम हाथ से होता है, मशीनों वाला जो काम होता है, जो शॉर्ट पीरियड एक्टिविटीज है जो मैनुअली किया जाता है, उनके लिए ही ये जो पैटर्न है ऑब्जर्वेशन पैटर्न, ताकि आप ऑब्जर्वेशन से ठीक ठीक देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हो। इसका क्या एक नेगेटिव साइड है कि मैम मेंटल एस्पेक्ट्स ये ऑफ, हाँ पर्सन मैम ये मशीनरी में नहीं हो सकता है पर्सनल ऑब्जर्वेशन, नहीं, मशीनरी वर्क पर्सनल जो होता है। ऑब्जर्वेशन आप मशीनरी वर्क में अगर करेंगे तो आपका क्या होगा ना, कि आप बहुत बार क्या होगा, मशीनों का भी अलग अलग वो होता है, स्पीड होता है ना, मशीनों का भी अपना स्पीड होता है, अपना वे ऑफ परफॉर्म होता है, अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है, तो आपको पता नहीं चलेगा फिर कि ये काम आदमी कर रहा है या मशीनों द्वारा किया जा रहा है। तो जहाँ पे मैनुअली किया जा रहा है वहां पे आपको ज्यादा पता चलेगा। और वैसे काम जो छोटे समय के लिए, क्योंकि आप कितना लंबा ऑब्जर्वेशन करेंगे, है ना, यस। छोटे समय के लिए जो होता है, शॉर्ट पीरियड का जो एक्टिविटीज है उसको कर सकते हैं। इस पैटर्न का ऑब्जर्वेशन मेथड का नेगेटिव साइड भी है। नेगेटिव साइड क्या है कि ये जो मेथड है, दिस फेल्स टू टेक नोट ऑफ द मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ जॉब। मानसिक, देखो मैनुअल तो आप कर रहे हो कि मैनुअली आपको क्या क्या चीज आपने आना चाहिए, कौन कौन सा चीज आपको आना चाहिए इस काम को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन मेंटली आपको किस तरीके का होना चाहिए वो ऑब्जर्वेशन में आपको नहीं दिखेगा। मेंटली कितना स्ट्रांग होना चाहिए, इमोशनली कितना स्टेबल होना चाहिए, वो यहाँ पे आप नोट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है क्योंकि आपके जो वर्कर्स है वो इतने ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो, ठीक है ना। यस मैम। क्रिटिकल इंसिडेंट, अच्छा क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड क्या होता है, क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक में क्या होता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसी इंसिडेंट जब होती है जो काफी इंपॉर्टेंट और काफी अलग है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट भी है और क्या है, डिफरेंट टाइप की है, जो आपको एकदम याद रहता है, उस तरीके के पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर जब हम किसी जॉब को एनालाइज करेंगे तो उसको क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड कहते हैं। ये क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड से परफॉर्मेंस अप्रेजल भी किया जाता है। जैसे कि आपके लाइफ में आपने कोई ऐसा काम किया था पिछले साल जिसके बाद आपने बहुत सारे काम बहुत अच्छा नहीं भी किया, तो भी आपने कोई कोई ऐसा सुझाव दिया था या कोई ऐसा काम किया था ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो काफी लाभदायक है, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़े क्षति से बचा गया, ठीक है ना। तो वो आपके करियर में क्या हुआ, एक क्रिटिकल इंसिडेंट हुआ और उसके बेसिस पे भी आपका अप्रेजल होता है। तो अभी हम अप्रेजल के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम सिंपल क्रिटिकल इंसिडेंट को रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं जॉब एनालिसिस से। अब देखो, द क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक इज ए क्वालिटेटिव अप्रोच। क्वालिटेटिव मतलब इसको आप नंबर फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, इट इज अ वेरी क्वालिटेटिव अप्रोच जॉब एनालिसिस के लिए, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक बिहेवियरली फोकस डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क और द अदर एक्टिविटीज को आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कौन कौन से काम स्पेसिफिक है, किस किस तरीके का बिहेवियरल डिस्क्रिप्शन चाहिए लोगों में या जो काम करने वाले वर्कर्स है उनमें,
जॉब होल्डर्स आर आस्क्ड टू डिस्क्राइब सेवरल इंसिडेंट। जॉब होल्डर्स को बोला जाता है कि ठीक है, अपने पास्ट के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे, आप बहुत सारे इंसिडेंट्स को डिस्कस करिए। ठीक है, अपने साथ जो घटनाएं घटी है, आपने जो काम किया है, जो आपका अचीवमेंट है, आप उसको डिस्कस करिए। ये इंसिडेंट्स कलेक्ट किए जाते हैं। इन इंसिडेंट्स का जो भी ब्यौरा दिया जाता है एम्प्लॉइज द्वारा, वर्कर्स द्वारा, उसको एनालाइज किया जाता है और फिर क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट जॉब एरियाज में, जो जिसको वो डिस्क्राइब करता है। क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द जॉब एरियाज दे डिस्क्राइब, किस एरिया में उन्होंने काम किया था, किस तरीके का उनका एक्सपीरियंस रहा, वो आप उसको क्लासिफाई करते हो। Then the job requirements will become clear once the analyst draws the line between effective and ineffective behavior of the worker। यानी कि अब आपको पता है कि इस काम को करने के लिए क्या क्या बिहेवियर है जो इफेक्टिव है, जो होने चाहिए, और कौन कौन से बिहेवियर है जो नहीं भी होगा तो काम पे कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इनइफेक्टिव बिहेवियर है। देखो, इसके लिए एक एग्जाम्पल भी होगा, मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी। ये जो क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड होता है, ये बोथ रूटीन एंड नॉन रूटीन दोनों ही टाइप के एक्टिविटीज के लिए किया जाता है। इसमें हमेशा जब भी हम क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड का यूज करें तो हमेशा लार्ज नंबर ऑफ इंसिडेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा इंसिडेंट्स को नोट डाउन करने की कोशिश करना चाहिए एक एम्प्लॉय के लिए। एक एम्प्लॉय के साथ जो भी वो बता रहा है, ये हुआ एक बार, ये हुआ एक बार, राइट डाउन ऑल दोज इंसिडेंट्स। तो आपको क्या पता चलेगा, सिंस इंसिडेंट्स ऑफ बिहेवियर कैन बी क्वाइट डिसिमिलर, अलग अलग बिहेवियर हो सकता है, अलग अलग इंसिडेंट्स में एम्प्लॉय का या वर्कर का अलग अलग रिस्पॉन्स हो सकता है, अलग अलग बिहेवियर हो सकता है। एंड इसी द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग दिस डेटा इज नोन एज जॉब डिस्क्रिप्शंस। और इसलिए डेटा इंटू यूजेबल, कई बार इनको यूजेबल यानी फंक्शनल जॉब डिस्क्रिप्शन में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। जो इंसिडेंट, क्रिटिकल इंसिडेंट का क्या मतलब होता है, जो मैंने आपको अभी बता रही थी कि क्रिटिकल इंसिडेंट में क्या होता है कि कई बार जो आपका बिहेवियर है वो अलग अलग, कुछ बिहेवियर आपके इफेक्टिव होते हैं काम में, और कुछ बिहेवियर क्या होते हैं, इनइफेक्टिव होते हैं, यानी वो आप नहीं भी करेंगे तो भी काम चलेगा। समझ में आया कि वो आपका वो काम नहीं करना बहुत ज्यादा काम को हैम्पर करेगा, ऐसा नहीं होगा। राइट? यस मैम। ठीक है, तो अब इसके बाद हम आते हैं इंटरव्यू पे। इंटरव्यू भी एक मेथड है जिससे आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, जॉब के रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। इंटरव्यू मेथड में क्या बोलता है कि इंटरव्यू मेथड कंसिस्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, बहुत सारे आस्किंग क्वेश्चन आप पूछते हैं इनकम्बेंट से एंड सुपरवाइजर से। इनकम्बेंट एंड सुपरवाइजर का मतलब जो लोग जिनका आप कर रहे हैं, जिनके जो उस पोस्ट को ज्वाइन करने वाले और जो उसके मैनेजर है, जो उनके सीनियर होने वाले हैं, दोनों से आप क्या करेंगे, बहुत सारे तरह के सवाल पूछेंगे। कभी कभी इंडिविजुअल भी पूछ सकते हैं अलग अलग सबको बुला करके, और कभी कभी ग्रुप सेटिंग में भी आप ये इंटरेक्शन कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जॉब होल्डर्स क्या होते हैं, ज्यादातर फैमिलियर होते हैं जॉब से। ठीक है ना, एंड दे कैन सप्लीमेंट द इंफॉर्मेशन, और वो आपको बता सकते हैं कि इस काम को करने के लिए कौन कौन से इंफॉर्मेशन, कौन कौन से टैलेंट का होना जरूरी है। राइट? और वर्कर्स होते हैं, दे नो द स्पेसिफिक ड्यूटीज ऑफ द जॉब, एंड सुपरवाइजर आर अवेयर ऑफ द जॉब रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो इनकम्बेंट है, यानी कि जिसको उस काम पे आपको पोस्ट करना है, डालना है, काम करने वाला जो वर्कर है, उसको पता है कि इस काम पे क्या क्या ड्यूटीज होते हैं, और जो सुपरवाइजर है उसको पता है कि इसका रिलेशन और किस किस से होगा, यानी किससे इसका रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होगा, किसको इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, कौन इसका सीनियर होगा, कौन इसका जूनियर होगा, वगैरह पता होता है। ठीक है, इसीलिए इंटरव्यू मेथड में हम इनकम्बेंट्स का और सुपरवाइजर्स का दोनों का इंटरव्यू लेते हैं, ताकि हमको पता चले कि इस जॉब से रिलेटेड और कितने लोगों को इस जॉब से मतलब है, किसको किसको रिपोर्टिंग करना है, कौन इसको इस पोजीशन को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट है पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स में क्या होता है, एक्सपर्ट्स का एक पैनल बनाया जाता है, यानी वहां पे 5, 6, 7 एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये सीनियर जॉब के लिए होता है, नॉर्मली सीनियर जॉब इनकम्बेंट्स या सुपरवाइजर्स के सुपीरियर्स के लिए इस मेथड को यूज किया जाता है। जो एनालिस्ट होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो ग्रुप इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। इस इंटरेक्शन में जो लोग होते हैं उनको क्या किया जाता है, कुछ इंसाइट्स दिए जाते हैं, कुछ दिए जाते हैं, कुछ एग्जांपल्स दिए जाते हैं, या कुछ केस दिए जाते हैं। ठीक है ना, और उसको बोलते हैं कि एनालिसिस करो एंड
जो ग्रुप में एनालिसिस करके निकलेगा रिजल्ट, जो ग्रुप के सारे लोग एनालाइज करके निकालेंगे, उसको ये पैनल ऑफ एक्सपर्ट समझती है कि ये सही है, ये क्या है, एक्सपर्ट लोगों द्वारा, एक एक्सपर्ट लोगों को हम क्या करते हैं, केस देते हैं, और वो केस क्या करता है, आपस में डिस्कस करते हैं, कंक्लूजन पे आते हैं कि इनको ये काम करना पड़ेगा। इसीलिए इसको इंडिविजुअली नहीं कंडक्ट करते, इसको एक पैनल बना करके, एक्सपर्ट का पैनल बना करके उन सबको ग्रुप में इंटरव्यू लिया जाता है, और तब उसका निकाला जाता है कि इसके इस कंडीशन में क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इस काम की क्या क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकते हैं। ठीक है। यस मैम। इसके बाद देखो क्या है, दिस इज डायरी मेथड। जितने जॉब इनकम्बेंट्स होते हैं, दे विल आस्क टू कीप डायरीज और लॉग्स टू देयर जॉब एक्टिविटीज। यानी जितने काम करने वाले हैं, वर्कर हैं, उनको डायरी दी जाती है या कोई नोटबुक दिया जाता है, उनको बोला जाता है डेली एक्टिविटी का आप क्या करिए, एक लॉग, एक वो डायरी मेंटेन करके रखिए। ठीक है। आप ये रिकॉर्ड करिए कि इस एक्टिविटी को करने में आपको कितना समय लगा। ठीक है। अब इस एक्टिविटी को करने के लिए रोज कितना टाइम स्पेंड करना पड़ता है, क्या क्या आपको करना पड़ता है, क्या एफर्ट लेना पड़ता है। ये जब एक्टिविटीज का टाइम के साथ आप एनालिसिस प्रिपेयर करेंगे, एनालिसिस करके देखेंगे, तो जॉब एनालिसिस एबल टू रिकॉर्ड द जॉब एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। फिर आपको इन दोनों के एनालिसिस से आपको बहुत सारे एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चलेगा, जॉब एनालिसिस के क्या क्या और एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स इसके हो सकते हैं। ठीक है। हाउएवर ये जो तरीका है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है ना। वो डायरी मेंटेन करेंगे, फिर आप उनसे लेंगे, फिर आप उसको स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, और फिर कोई इवेंट होगा तब तो जाकर के पर आप डे उसको का इन्फॉर्मेशन मैम, पर डे का इन्फॉर्मेशन वो देना पड़ता है डायरी में। एवरी डे। हाँ, एवरी डे आप डायरी मेंटेन करिए, और किस काम को करने में आपको कितना समय लगा, कहाँ क्या डिफिकल्टी महसूस हुई, उसका एक लॉग प्रिपेयर रखिए, जिसको देख करके जो एनालिस्ट हैं, जो जॉब स्पेसिफिकेशन कर रहे हैं, उनके लिए क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है। यस मैम। ओके। उसके बाद है क्वेश्चन आयर मेथड। क्वेश्चन आयर मेथड में नॉर्मली क्या होता है, आपने कहीं पढ़ा है क्वेश्चन आयर मेथड? नो मैम, क्वेश्चन पर ये बात पूछते हैं ना मैम, क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है उसमें क्वेश्चन आयर जो। मेथड मतलब क्या होता है, एक साथ बहुत सारा क्वेश्चन का एक वो बना लेना, बंच बना लेना, और वो उनको मेल के थ्रू, नॉर्मली मेल के थ्रू हम भेज देते हैं। अभी जॉब एनालिस्ट एनालिस्ट क्या करते हैं, जो आप मेल के थ्रू भी भेज सकते हैं, आप पर्सनली मिलके भी दे सकते हैं, और बोल सकते हैं इनको आंसर कर दीजिए सर, ठीक है, हमको जरूरत है, हम कुछ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए हमको ये जरूरी है कि हम ये क्वेश्चन आयर भरवा लें। ठीक है, जो जिस भी तरीके से आप इसको भरेंगे। ये पर डे का होता है इसमें क्या मैम होता है, क्वेश्चन आंसर मेथड। क्या चीज, क्वेश्चन आयर में डेली डेली मेथड होता है। क्वेश्चन आयर मैं बताती हूँ, क्वेश्चन आयर इज वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ एनालाइजिंग जॉब्स एंड वर्क। जॉब और वर्क को एनालाइज करने का बहुत ज्यादा प्रचलित तरीका है क्वेश्चन आयर मेथड। यहाँ पे जॉब होल्डर्स को क्या जाता है, दे आर गिवन प्रॉपरली डिजाइन क्वेश्चन आयर। आप उनको 100 क्वेश्चन का, 30 क्वेश्चन का, 50 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन आयर देंगे, जिसमें क्या होता है, कभी कभी ये क्वेश्चन आयर ओपन एंडेड होते हैं, और कभी कभी ये क्लोज एंडेड होते हैं। ओपन एंडेड का मतलब कि हमने आपको क्वेश्चन दिया, अब आपके पास पूरा चांस है कि आप इसको एक्सप्लेन करके आंसर लिखिए। समझ में आया? यस क्योंकि मैम। अपॉन एक्सप्लेनिंग द आंसर, और कभी कभी क्या होता है, तुम्हारे पास देखो एक क्वेश्चन आयर आता है और बॉक्स बना रहता है, इसको टिक करिए, ऑप्शंस लिखा रहता है, इसको सेलेक्ट करिए, तो क्लोज एंडेड हो गया, वहां पे आप ज्यादा अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकते हैं। आपके पास जो ऑप्शन है, उसी ऑप्शन में से आपको कुछ ना कुछ चेक करना है ना, कुछ ना कुछ यस। उसमें फाइनलाइज करना है। तो उसको आपको हमने दे दिया क्वेश्चन आयर, वो ओपन एंडेड भी हो सकता है, वो क्लोज एंडेड भी हो सकता है। अब आप उसको आइडेंटिफाई करिए, आप जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन को टिक करिए, या फिर ओपन एंडेड है तो लिख करके दीजिए। जब ये कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन आयर, तो इसको हैंड ओवर कर दिया जाता है सुपरवाइजर को। अब सुपरवाइजर इसके देखने के बाद, इस क्वेश्चन आयर को देखने के बाद क्लियरली क्लैरिफाई कर सकता है कि कौन कौन से आइटम्स इस काम को करने के लिए डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन सा काम है जो बहुत ज्यादा डायरेक्टली इसका रिलेशन इस काम से नहीं है। समझ में आया? ये बहुत इकोनॉमिकल होता है, और क्योंकि ये एक बार आपने देखो, एक क्वेश्चन आयर आपने बना दिया और सबको 50 लोगों को मेल कर दिया, उन लोगों ने अपना आंसर आपको मेल के थ्रू भेज दिया, तो टाइम भी कम कंज्यूम हुआ, पैसा भी कम हुआ, क्योंकि आपको पर्सनल इंटरव्यू तो मेथड है नहीं कि हर जगह जा करके पता करना पड़ेगा। तो थ्रू क्वेश्चन आयर्स आपका ये पूरा काम हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इकोनॉमिक। ठीक है। यस मैम। मैम, ठीक, हाँ बोलिए।
मैम वो क्रिटिकल इंसिडेंट्स वाला आप बताए थे ना, एग्जांपल हाँ, बताएंगे? मैं बताती हूँ क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में हम जाते हैं। देखो क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में क्या होता है कि देखो मान लो कि कोई एक सेल्समैन है, ठीक है ना। अब सेल्समैन अगर किसी कोई कस्टमर आता है और सेल्समैन उससे पूछता है कि आपका साइज क्या है, ठीक है। तो आपका साइज क्या है, इससे कस्टमर आपके साइज का वो पूछ रहा है, तो कस्टमर का क्या होता है, उस स्टोर से वो निकल जाता है। तो अब ये क्या हो गया, ये तो ये इनइफेक्टिव है, ठीक है ना। अब ऐसा उसने कोई बात नहीं कहा था जिस पर कस्टमर गुस्सा होकर चला जाए या कोई काम नहीं हो, ये इनइफेक्टिव है। ये बिहेवियर कि सेल्समैन ने कमेंट्स के साइज के बारे में कमेंट किया और कस्टमर छोड़ के चला गया उस दुकान को गुस्से में, ये जो बिहेवियर है सेल्समैन का, इसको आप इनइफेक्टिव बोल सकते हैं, क्योंकि ये इनइफेक्टिव है, इससे उसके काम पे कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, वो इफेक्टिव तब होगा जब आप अपने काम से रोक सकते हैं, ठीक है ना, इन कस्टमर को रोक पाएंगे, तो वो इफेक्टिव क्रिटिकल मेथड हो जाएगा। यस मैम, यस मैम। हाँ, और कुछ? नो मैम। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास कुछ और भी मेथड्स होंगे, ये क्वेश्चन आयर मेथड, और इसके बाद कुछ और भी तरीके हैं जिससे हम कर सकते हैं। एक होता है पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चन आयर। पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चन आयर भी एक तरीका है जिसमें क्या गया था कि 194 आइटम्स को लिया गया था, जिसको 6 मेजर पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। ये मेजर पार्ट है इंफॉर्मेशन इनपुट पार्ट, जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन को लिख सकते हैं, रिटन मटेरियल क्या जरूरी है, क्या विजुअल एड्स आपको लगेंगे, मेंटल प्रोसेस है, फिजिकल एक्टिविटीज है, रिलेशनशिप्स विद अदर्स है, जॉब कॉन्टेक्स्ट है, एंड अदर जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चन आयर का ही एक तरीका होता है पोजीशन को एनालाइज करने के लिए। PAQ इसको शॉर्ट में बोला जाता है। इसको क्या होता है, मेजर बहुत सारे आइटम्स होते हैं जिसको हम पहले 6 भाग में बांट लेते हैं। इंफॉर्मेशन इनपुट में, मेंटल प्रोसेस में, फिजिकल में, रिलेशनशिप विद अदर पीपल में, जॉब कॉन्टेक्स्ट में कि जॉब से कितना रिलेटेड है ये परफॉर्मेंस, एंड अदर जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले इंफॉर्मेशन इनपुट की अगर बात करें तो इंफॉर्मेशन क्या क्या, कहाँ और कैसे, ठीक है। व्हेन हाउ डज द एम्प्लॉय गेट द इंफॉर्मेशन ही सी यूजेस इन परफॉर्मिंग हिज हर जॉब्स, ठीक है। काम को यस। करने के लिए वो कहाँ और कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। तो आपको क्या, आपने कुछ रिटन मटेरियल दिया है, कोई मैनुअल दिया है, कोई उसको कोई ऐसे कोई डिफरेंशिएशन, कोई विजुअल डिफरेंशिएशन है उसके पास, जिससे वो डिफाइन कर सके, फाइंड आउट कर सके कि इसके लिए इंफॉर्मेशन, मुझे इस काम को करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। मेंटल प्रोसेस क्या होता है, रीजनिंग, क्या वहां पे उसको रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग या प्रोसेस एक्टिविटीज कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना। डिसीजन कुछ लेना है, प्लानिंग करना है, कुछ इंफॉर्मेशन कहीं से रिट्राइव करके कहीं पर पहुंचाना है, तो ये सारे हो जाएंगे मेंटल प्रोसेस से, कि उस काम को करने के लिए आपको मेंटली क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। समझ में आया, यानी कितना कितना प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना पता है, कितना ज्यादा डिकोडिंग और कोडिंग वाला वहां पे इस्तेमाल होगा, ठीक है। यस मैम। इसी तरह फिजिकल एक्टिविटीज, कितना ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज आपको करना है, क्या असेंबलिंग और डीअसेंबलिंग करना है, फिजिकल एक्टिविटीज क्या एसोसिएटेड है, कौन कौन से टूल्स लगेंगे, कौन कौन से डिवाइस लगेंगे उस काम को करने के लिए। देन रिलेशनशिप ऑफ पीपल, पीपल को अच्छा उस काम को करने के लिए आपको और कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, कौन इंस्ट्रक्शंस देगा आपको, आपको क्या पब्लिक से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, क्या पब्लिक से आपको कस्टमर से कांटेक्ट में रहना है, या फिर आपका काम का जो नेचर है उसमें कस्टमर कांटेक्ट से कोई खास जरूरत नहीं है, ये सब आप डिफाइन करेंगे। फिर जॉब कॉन्टेक्स्ट, जॉब कॉन्टेक्स्ट मतलब उस जॉब का फिजिकल या फिर सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या क्या है, किस किस तरीके, कौन से फिजिकल या सोशल कॉन्टेक्स्ट में वो फॉल करेगा। मतलब कि फिजिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट कैसे, मैं बताऊँ कि क्या कैसा टेम्परेचर रहेगा जहां पे आपको करना है। मान लो आपको, वही मैं बोल रही थी कि काफी माइनस टेम्परेचर पे जाकर के काम करना है, तो वहां का जो फिजिकल कंडीशन है वो कैसा है कि आपको काफी टफ सिचुएशंस में काम करना पड़ सकता है। लेह लद्दाख है, काफी गर्मी रहती है, वहां पर आपको बॉर्डर पे काम करना पड़ सकता है। तो ये किस में आएगा कि जॉब से रिलेटेड फिजिकल और सोशल क्या कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो देख सकते हैं। वहां पे इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट का क्या चांसेस है, क्या चांसेस है कि वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आपका आपके सीनियर्स के साथ या जूनियर्स के साथ, ठीक है। समझ में यस आया? मैम।
Yes, ठीक है। ma'am. एंड द लास्ट वन इज अदर जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स। अदर जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो स्पेसिफाइड जो वर्क पेस होता है, ठीक है ना, स्पेसिफिक की क्या क्या काम करना है, क्या जॉब स्ट्रक्चर है, क्या डायरेक्ट अथॉरिटी है, लाइन स्ट्रक्चर है, लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर है, या फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरीके का वो नेचर है उस जॉब का, आपको कैसे किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आपको काम करना पड़ता है, वो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो मेजरली इसमें क्या होता है, फिजिकल, मेंटल, इंफॉर्मेशन आपने कैसे कलेक्ट किया वो आ गया, ये सारा पीए क्यू का है। क्या पीए क्यू मैंने बताया आपको, पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चन आए, ठीक है ना, इसमें ये पार्ट होता है। इससे भी आप क्या कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन, ये सारा नोट्स मैं आपको दे दूंगी करके, ठीक है ना, वो सब आपको मिल जाएगा तुम्हारा। Yes, ma'am. और भी इसमें कुछ तरीके हैं जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट पोजीशन डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनायर, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये तरीका है। फिर हमारा एफजे होता है। एफजे होता है क्या, फंक्शनल जॉब एनालिसिस, ठीक है। एक होता है मैनेजमेंट क्वेश्चनायर, मैनेजमेंट परफॉर्मेंस क्वेश्चनायर, तो एमपीडीक्यू बोलते हैं उसको शॉर्ट में। तो हम इस सब बारे में नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, जो कुछ स्पेशलाइज्ड क्वेश्चनायर के मेथड्स हैं। ओके, अभी मैं ये नोट्स तुम्हें पूरा करके भेज देती हूँ, तो तुम ये पढ़ सकते हो, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है। Yes, ma'am. और कुछ पूछना है अभी तक जो पढ़ाई हुआ था उसमें? No, ma'am. ठीक है। ठीक है कुणाल, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। अभी तो तुम अकेले हो इसलिए सिर्फ तुम्हारा ही लेना है। रोल नंबर 9 है ना? Yes, ma'am. ठीक है, मैं बना दूंगी मैं। अब नेक्स्ट Thank क्लास you. में मिलते हैं। मैं एक बार वो मैसेज कर दूंगी आपके ग्रुप में कि सब लोग ज्वाइन करें, क्योंकि हम आगे निकल जाएंगे तो पीछे फिर उन लोगों को दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, जैसे ये Yes, सब उनका छूटा हुआ है। ठीक, yes. थैंक यू कुणाल। Thank you, ma'am.